हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 13 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। ऑस्ट्रेलिया की महिला कप्तान मैग लैलेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ओर से वर्ल्ड कप मैचों में 50 विकेट पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट बने हैं। NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डेनमार्क में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय सेना की एविएशन यूनिट ने एक ध्रुव हेलिकॉप्टर का कॉम्बैट वर्जन लॉन्च किया। इसका नाम रुद्र रखा गया है। ब्रिटेन ने भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने के लिए कहा है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DFC ने अडानी पोर्ट्स प्रोजेक्ट में $553 मिलियन के निवेश करने की घोषणा की है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD दीपेश नंदा बने हैं। नाबार्ड बैंक का उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को बनाया गया है। तो आज का पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, DY चंद्रचूड़। 10 नवंबर को भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। यह कैफे पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है। CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि कैफे का प्रबंध करने वाले सभी लोग दिव्यांग हैं और इस पहल से दिव्यांगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मिट्टी कैफे की संस्थापक अलीना आलम हैं। इस कैफे ने देश भर में 38 आउटलेट्स खोले हैं। इस कैफे का संचालन मिट्टी सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन NGO द्वारा किया जाता है। यह NGO देश भर में दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस NGO की स्थापना 2017 में हुई थी। 37वें नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल महाराष्ट्र के द्वारा जीते गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र। 9 नवंबर को गोवा में नेशनल गेम्स 2023 का समापन हुआ। इन गेम्स में महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करके राजा भलेंद्र ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र टूर्नामेंट में आखिरी दिन सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतकर स्कोर बोर्ड में टॉप पर रहा है। 37वें नेशनल गेम्स के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र को राजा भलेंद्र ट्रॉफी से सम्मानित किया। महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल, 69 सिल्वर और 79 ब्रांज मेडल के साथ कुल 228 मेडल्स जीते हैं। महाराष्ट्र ने 29 साल बाद राजा भलेंद्र ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र ने साल 1985 और साल 1994 में राजा भलेंद्र ट्रॉफी जीती थी। नेशनल गेम्स 2022 में महाराष्ट्र 140 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी SSCB के 4 बार के विजेता रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है। SSCB 126 पदक के साथ दूसरे नंबर पर रहा है और हरियाणा को 189 पदकों के साथ तीसरा स्थान मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर नवंबर 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। नेशनल गेम्स पहली बार 1924 में तत्कालीन भारत के लाहौर में आयोजित किए गए थे। साल 1938 तक नेशनल गेम्स को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अपने पूर्व सदस्य श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 108 है। इसके अध्यक्ष क्रेग बार्कले और CEO जॉब एलार्ड्स हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटे और इसकी मुद्रा रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं।
भारत बांग्लादेश का सैन्य अभ्यास बंगो सागर 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल की खाड़ी। 9 नवंबर को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बंगो सागर 23 सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच यह अभ्यास 3 दिन तक जारी रहा। बंगो सागर 23 भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री अभ्यास संचालन और संयुक्त परिचालन को विकसित करना है। बंगो सागर 23 के दौरान भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना संयुक्त गश्ती कॉर्पेट का 5वां सत्र भी आयोजित किया गया। कॉर्पेट में दोनों नौसेना इकाइयों ने इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यानी IMBL के साथ संयुक्त रूप से गश्त किया। बंगो सागर नौसेना अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। CIL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5% बढ़ोतरी के साथ कितने करोड़ हो गया है? तो ये 6800 करोड़ रुपए हो गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6800 करोड़ यानी 6800 करोड़ रुपए। 10 दिसंबर को कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL ने सितंबर 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में CIL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12.5% की बढ़ोतरी के साथ 6800 करोड़ रुपए रहा है। भारत में कुल कोयला उत्पादन में CIL की 80% हिस्सेदारी है। सितंबर 2022 तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 6043.5 करोड़ रुपए रहा था। सितंबर 2023 तिमाही में कंपनी की नेट कंसोलिडेटेड सेल्स 27,538.59 करोड़ रही है करोड़ रुपए। सितंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू 4% बढ़कर 3,277 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का EBITDA 12% बढ़कर 10,121 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 9,040 करोड़ रुपए रहा था। CIL की स्थापना 1975 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। बीते 10 सालों में चाय निर्यात में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसमें 10% की गिरावट दर्ज की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 10%। 10 नवंबर को देश भर में चाय नीलामीकर्ता एसोसिएशन ऑफ टी ऑक्शनियर्स यानी ATA ने असम चाय की नीलामी के लिए ऑक्शन रखा था। इसमें असम ऑर्थोडॉक्स चाय की कुल 3.60 लाख किलोग्राम की लगभग 650 लॉट की नीलामी हुई है। इस ऑक्शन में 12 साल बाद ऑर्थोडॉक्स चाय की नीलामी हुई। ATA टी बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त 13 चाय नीलामीकर्ताओं का गठन है। ATA देश में चाय की नीलामी से जुड़े सभी मामलों की देखरेख करता है। भारतीय चाय नीलामी प्रणाली देश में उत्पादित कुल चाय का लगभग 40% बेचती है। बीते 10 सालों में चाय निर्यात में 10% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत को ईरान सहित कुछ पारंपरिक बाजारों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ईरान, तुर्की, जॉर्डन में भारतीय चाय निर्यात के लिए नए रास्ते खुले हैं, जहां भारतीय चाय ने श्रीलंका की जगह ली है। धीरज बोम देवरा ने 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत को तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा दिलाया है। तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रजत पदक। 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 5 नवंबर से बैंकॉक, थाईलैंड में शुरू हुई है। बांग्लादेश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय रग्बी खिलाड़ी सलोनी किस राज्य की निवासी हैं? तो ये उत्तराखंड की निवासी हैं सलोनी। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड। रग्बी खिलाड़ी सलोनी उत्तराखंड के रुड़की की निवासी हैं। सलोनी ने 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक चीन के ताइपे में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर-18 सेवन्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला रग्बी टीम ने रजत पदक जीता है। कोच आयुष सैनी के अनुसार सलोनी उत्तराखंड की पहली महिला हैं जिनका भारतीय रग्बी टीम में चयन हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो ये 3 जज इसमें अभी नियुक्त किए गए हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 3। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस S.G. मसीह और संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल मंजूर 34 पदों की संख्या पूरी हो गई है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। कॉलेजियम का गठन 1993 में किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक कमेटी है। इसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कॉलेजियम जजों की नियुक्ति और प्रमोशन से जुड़े मामलों पर फैसला लेती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। इसके लिए कॉलेजियम केंद्र सरकार को नाम भेजती है, जिसे सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है और जज की नियुक्ति होती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका संबंध दिया गया है वो 124 अनुच्छेद में वर्णन है इसका। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य का निधन हो गया? तो ये नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड। पद्मनाभ आचार्य नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। एल गणेशन इसके राज्यपाल हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। maastricht संधि लागू कर यूरोपियन संघ की नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव 1993 में रखी गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1993। 1 नवंबर 1993 को maastricht संधि लागू कर यूरोपियन संघ की नींव रखी गई थी। इस संधि पर 1992 में 12 देशों स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, आयरिश गणराज्य, फ्रांस, डेनमार्क, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और ग्रीस ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके 27 सदस्य देश हैं। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदनी लखिया प्रख्यात कलाकार हैं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।